नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का निबंध रंगमंच। ये निबंध भी इनके बाकी निबंधों की तरह काव्य और कला तथा अन्य निबंध नामक जो इनका निबंध संग्रह है उसमें संकलित है। इस निबंध में ये रंगमंच की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद का निबंध रंगमंच, इसमें भारतीय नाट्य परंपरा यानी भारत में जो नाटकों की परंपरा चलती रही है, प्राचीन समय में जो नाटकों के लिए रंगमंच जिनको कहते हैं, ये रंगशालाएं कहा जाता है, वो कैसे बनते थे, अभिनय का तरीका क्या था, उनके लिए किन किन उपकरणों, नर्तकों और नर्तकियों का उपयोग या प्रयोग किया जाता था या कैसे वो भूमिका निभाते थे। इसके साथ साथ जो आधुनिक परिवर्तनों का आए हैं, किसमें, रंगमंच में या नाट्य परंपरा में जो आधुनिक परिवर्तन आए हैं, उनका बहुत ही विद्वतापूर्ण यानी विद्वानों की तरह विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। ये केवल निबंध नहीं है बल्कि भारत रंग संस्कृति का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यानी केवल निबंध नहीं है, इससे हम भारतीय संस्कृति को भी समझते हैं। रंग संस्कृति यानी मंच की जो संस्कृति है उसका एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें प्राचीन जो परंपराएं हैं वो हमारे सामने, ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं वो हमारे सामने ये लेकर आते हैं। तो इसकी समीक्षा हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे विषय वस्तु की समीक्षा। प्रसाद प्राचीन भारत की रंगशालाओं से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, रंगमंच है, जहां पर नाटक खेले जाते थे। नाट्य मंडपों, उपकरणों, अभिनय पद्धतियों यानी नाटक करने का या अभिनय करने के जो अलग अलग तरीके थे, वेशभूषा कैसे होनी चाहिए जो कलाकार हैं, मंच की रचना कैसे हो, नाट्य धर्मी या लोक धर्मी विभाजन को अत्यंत विस्तार से प्रस्तुत किया है। निबंध की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह नाट्य शास्त्र, अभिनव गुप्त, पुरातात्विक प्रमाण, महाकाव्यों और आधुनिक रामलीला सभी को जोड़कर एक निरंतर परंपरा का चित्र खींचता है। यानी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, अभिनव गुप्त का जो पुरातात्विक प्रमाण है उसको भी शामिल किया है, जो महाकाव्य लिखे गए, और आधुनिक चाहे वो रामलीला है, उन सबको ये आपस में जोड़कर उस प्राचीन परंपरा को वर्तमान समय तक लेकर आते हैं। प्रसाद ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय रंगमंच की जड़ें केवल मनोरंजन में नहीं बल्कि धर्म, कला, समाज और सौंदर्य बोध में भी निहित है, उसमें भी समाई हुई है। तो इस तरह से उनकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, रंगमंच उस समय जो थी, नाट्य मंडप जो थे, या उनके लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, अभिनय कैसे किया जाता था, और वो अभिनय वर्तमान समय में रामलीला के माध्यम से जो हम देखते हैं, नाट्य शास्त्र में वो कैसा था, अभिनव गुप्त की रचनाओं में वो कैसा था, अलग अलग जो महाकाव्य लिखे गए जैसे कालिदास का या संस्कृत के जो महाकाव्य हैं, फिर वर्तमान समय में जैसे जैसे उनका विकास बढ़ता चला गया, अलग अलग भाषाओं में जो रंगमंच आता चला गया, उसकी परंपरा कैसी रही, वो सब यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा है शोध प्रधानता और प्रामाणिकता। निबंध अत्यंत शास्त्रीय, पुरातात्विक और प्रमाण आधारित है, यानी बहुत ही शास्त्रीय जो ढंग से लिया गया है, प्राचीन तत्वों को शामिल किया गया है और प्रमाण रूप में उनको यहाँ पर आधार भी बनाया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से अनेक श्लोकों का उदाहरण दिया गया है, यानी उदाहरण दिया गया है। मतवारणी, यवनिका, प्रतिशिरा, पिंडीबद्ध, विमान, कक्ष्या विभाग आदि तकनीकी शब्दों की व्याख्या भी की गई है। सरगुजा, भोज निर्मित नाट्य मंदिर तथा रामलीला के विमान जैसे उदाहरण प्रसाद की अन्वेषी दृष्टि का प्रमाण है, यानी खोज की जो दृष्टिकोण है उसका प्रमाण है। इससे निबंध केवल साहित्यिक न रहकर एक गंभीर शोध ग्रंथ जैसा लगने लगता है। यानी उन्होंने जो उस समय में, चाहे वो भरत मुनि है या अन्य जो उस समय के नाट्य रचनाकार थे, उन सब के जो उन्होंने कुछ अलग लिखा, जो उन्होंने कुछ अलग शब्दों को शामिल किया, उनको ढूंढने का काम भी यहाँ पर प्रसाद जी ने अपने इस निबंध में किया है। ढूंढना यानी शोध करना या खोज करना। इसके बाद बात करते हैं शैली सौंदर्य की। प्रसाद की भाषा शास्त्रीय, संस्कृतनिष्ठ, गरिमामयी और बिंब समृद्ध है। वाक्य इसमें लयात्मक तरीके से लिखे गए हैं, किंतु इसके साथ साथ वाक्य विद्वतापूर्ण है, यानी उसमें जब हम उसको देखते पढ़ते हैं तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल उसमें करना पड़ता है, यानी विद्वानों की भाषा है। शैली के दृष्टिकोण से विवरणात्मक शैली होने के बाद भी लेखन में कलात्मक चमक बनी रही है। संस्कृत के उद्धरणों का प्रयोग निबंध को ऐतिहासिक गहराई प्रदान करता है, लेकिन इसका एक दोष भी है
कि जो सामान्य पाठक है उसके लिए भाषा काफी कठिन है, लेकिन गंभीर साहित्यिक अध्ययन में ये भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है नाट्य साहित्य में। चौथा पॉइंट बताएंगे भारतीय रंगमंच की मौलिक दृष्टि। प्रसाद अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसके लिए देते हैं। मौलिक यानी जो वास्तविक है, मौलिकता है, जो किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा या नाट्यकारों के द्वारा स्वयं का लिखा गया है, किसी की नकल नहीं है। तो यहाँ पर वो निष्कर्ष क्या देते हैं कि रंगमंच को काव्य के अनुकूल बदलना पड़ता है, काव्य को नहीं। यानी रंगमंच किसके लिए हो? काव्य के लिए हो, काव्य रंगमंच के लिए ना हो। ये बहुत ही प्रसिद्ध इनकी जो कथन है वो प्रसाद जी का है। यह विचार आधुनिक नाट्य सिद्धांतों से भी मेल खाता है। दूसरा, ये मानते हैं कि भारतीय रंगमंच मूलतः रसानुभूति पर आधारित था। यह पश्चिमी यथार्थवादी नाटक से अलग है, भिन्न है। ये भारतीयता की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगला तीसरा यहाँ पर पॉइंट है लोकधर्मी और नाट्यधर्मी अभिनय का सूक्ष्म विश्लेषण इन्होंने किया है। लोकधर्मी का मतलब है स्वाभाविक अभिनय और नाट्यधर्मी का मतलब है अलंकारिक, आकाशगामी या चमत्कार युक्त अभिनय। तो ये मानते हैं कि लोकधर्मिता और नाट्यधर्मिता ये अभिनय के सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म विश्लेषण है। तो यहाँ पर दोनों का, इन दोनों की इन्होंने चर्चा की है और ये विभाजन आज भी अभिनय शास्त्र की मूल धरोहर के रूप में देखा जा सकता है। तो ये मानते हैं कि जो भारतीय रंगमंच है ये मौलिक है। भारतीय रंगमंच किसी की नकल नहीं करता। भारतीय रंगमंच के जो गुण हैं वो उसके खुद के हैं। तो पहला तो इन्होंने माना है कि रंगमंच में अगर बदलाव हो तो वो काव्य में नहीं होना चाहिए, बल्कि काव्य के लिए रंगमंच को बदलना होगा। दूसरा, ये मानते हैं कि इन्होंने माना है कि रंगमंच मूलतः रस की अनुभूति पर आधारित है। जब दर्शक सामने मंच पर होते हुए अभिनय को देखते हैं और दर्शक उसके साथ भाव विभोर हो जाते हैं, अगर हंसने का दृश्य है तो हंसने लगते हैं, रोने का दृश्य है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? रसानुभूति हो रही है। जबकि पश्चिम में कौन सी रसानुभूति बजाय वह यथार्थवादी नाटक को ज्यादा प्रधानता दी गई है। इसके साथ साथ इन्होंने लोकधर्मिता और नाट्यधर्मिता को भी महत्व दिया है और दोनों की अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। और क्योंकि ये मौलिक है और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है, या आज भी अभिनय के क्षेत्र में ये मूल धरोहर के रूप में उनके विचार है। इसके बाद ऐतिहासिक विवेचना। देखिए, प्रसाद जी के जो निबंध है इतिहास के अलग अलग चरणों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। इन्होंने अपने निबंधों में वैदिक संस्कृत युग का सुविकसित नाट्य मंच किया है, मध्यकालीन आक्रमणों से रंगमंच का विघटन हुआ है, यानी रंगमंच की समाप्ति हुई है, देवालयों में सीमित नाट्य परंपरा रही है, जैसे रामलीला और यात्रा को नाट्य के रूप में दिखाना, भांड, नौटंकी, राग परंपरा, राग काव्य की परंपरा भी रही है। पारसी रंगमंच का उद्भव कैसे हुआ उसकी भी विवेचना की है। पश्चिमी प्रभाव कैसे आधुनिक रंगमंच का गठन करता है, या पश्चिमी प्रभाव कैसे वर्तमान जो भारतीय आधुनिक रंगमंच है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी इन्होंने दिखाया है। तो ये ऐतिहासिकता निबंध को बहुत ही मूल्यवान बनाती है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि ऐतिहासिक विवेचना की है। हमारे वैदिक संस्कृत युग में निबंध कैसे, नाट्य रचना कैसी थी वो इस निबंध में शामिल है। मध्यकालीन आक्रमणों के कारण कैसे जो रंगमंच है उसका नाश हुआ या उसका विघटन हुआ वो भी दिखाया गया है। जो सीमित देवालयों तक सीमित नाट्य परंपरा थी, वो चाहे रामलीला और यात्रा है, उसमें क्या क्या विकास हुआ और उसमें क्या परिवर्तन हुए। भांड, नौटंकी, राग काव्य की परंपरा का चित्रण भी इसने अपने निबंध में विस्तृत तौर पर किया है। इसके साथ साथ पारसी रंगमंच कैसे उद्भव हुआ, उसका भारतीय रंगमंच पर क्या प्रभाव पड़ा, पश्चिमी रंगमंच का क्या प्रभाव पड़ा, और आधुनिक रंगमंच में किस प्रकार परिवर्तन के साथ पाश्चात्य प्रभाव देखा जा सकता है, ये सब क्या है ऐतिहासिक विवेचना उन्होंने अपने इस निबंध में की है। अगला है निबंध की साहित्यिक खूबियां। देखिए, यहाँ पर अगर निबंध की खूबियों की बात करें तो प्राचीन भारतीय नाट्य कला के जो तकनीकी पक्ष है उनका बेहतरीन विवेचन यहाँ पर किया है। भाषा की क्लासिक गरिमा को बनाए रखा है, प्रमाणिक उदाहरण दिए हैं, यानी उदाहरण भी दिए हैं प्रमाण के स्वरूप। व्यापक ऐतिहासिक दृष्टि है, यानी हमारे इतिहास में जहां से रंगमंच शुरू होता है उसका कैसे कैसे विकास हुआ वो भी देखने को मिलता है। और जो वर्णन किया गया है वो शिल्पात्मक संवेदना के साथ किया गया है, यानी शिल्प के दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। इसके साथ साथ कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी है इसके, जो ये रंगमंच है इसकी।
तो यहाँ पर भाषा साधारण पाठक के लिए काफी कठिन और अधिक तकनीकी है। पश्चिमी रंगमंच की तुलना अपेक्षाकृत संक्षिप्त है, यानी उसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। निबंध इतना विवरणात्मक है कि कुछ स्थानों पर कथन प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाता है, यानी विवरण बहुत ज्यादा दिया गया है। आधुनिक रंगमंच सुधारों पर अधिक विश्लेषण नहीं किया गया, यानी वर्तमान समय में जो रंगमंच में सुधार हुए हैं उनका बहुत विस्तार से उस पर चर्चा यहाँ पर नहीं हुई, उसका विश्लेषण नहीं हुआ। तो ये कुछ सीमाएं, कमियां या आलोचनाएं आप इसमें मान सकते हो। अंत में आप इसका निष्कर्ष जरूर लिखेंगे कि रंगमंच निबंध जयशंकर प्रसाद की शोध कुशलता, भारतीय रंग परंपरा के प्रति आदर और गंभीर वैचारिक दृष्टि का प्रमाण है। यह निबंध आधुनिक हिंदी में प्राचीन भारतीय रंगमंच का सबसे प्रामाणिक, विद्वतापूर्वक और ऐतिहासिक विश्लेषण माना जाता है। प्रसाद ने सिद्ध किया है कि भारतीय रंग परंपरा अत्यंत वैज्ञानिक, विस्तृत और सौंदर्यमयी थी और आधुनिक रंगमंच को उसकी जड़ों से जोड़कर देखना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि आधुनिक रंगमंच उसी इतिहास की कड़ी का विकसित रूप है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। कल के पेपर के लिए सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।